हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 12 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री की मीटिंग थी मुख्यमंत्रियों के साथ, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें यह संकेत मिल रहे हैं कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन हटाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के 15 ऐसे जिले जो 17 जिले ऐसे थे जो अभी तक कोरोना वायरस से अछूते थे, अब उसमें भी कोरोना वायरस यानी पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही पैरालंपिक खेलों की जो खिलाड़ी थी, भारत की पहली महिला पदक विजेता दीपा मलिक, उन्होंने संन्यास ले लिया है। और इसी के साथ देश में जिस तरीके से 17,000 के पार मामला पहुंच गया है कोरोना पॉजिटिव लोगों का, इन सभी न्यूज़ों को आज के इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आज के मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, मगर खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। देखिए, सफल मनुष्य को सभी आत्मसात करना चाहता है। किस एक सफल मनुष्य ने किस तरीके से अपनी रणनीति बनाई, उसका किस तरीके से पालन किया और हम उसको किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, ये हर मनुष्य चाहता है। यानी अगर स्टूडेंट के तौर पर देखा जाए तो कोई अगर सफल हो जाता है एग्जाम में या फिर उस वो अपने प्रयास में, तो हम सभी प्रयास करते हैं कि उसने किस स्ट्रेटजी को अपनाया है ताकि हम उसे फॉलो कर सकें। लेकिन बुद्धिमानी सिर्फ उसी में है कि आप एक अपनी अलग स्ट्रेटजी अपनाएं। आप अपनी कमी को, अपने मजबूत पक्ष को स्वयं जानते हैं। इन दोनों को समझकर बैलेंसिंग करके आप अपने प्रयास को और मजबूत करिए। सफलता उतनी ही निकट होगी जितना आप इन दोनों में बैलेंस करेंगे। अपने यानी कि अपने जो कमजोर पक्ष है उसको मजबूत करेंगे और मजबूत पक्ष को और मजबूत करेंगे, तो निश्चित तौर पर सफलता एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। अब आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो नेशनल पेज पर हमारे लिए 4 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, धीरे धीरे ही हटेगा लॉकडाउन। दूसरी न्यूज़ है कि 15 दिनों में कोरोना की चपेट में आए 17 अछूते जिले। ये उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। डॉक्टरों को किसी राज्य में आने जाने से ना रोका जाए, ये गृह मंत्रालय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्रियों ने जो मीटिंग हुई है कल प्रधानमंत्री के साथ, उसमें बोला है कि राज्यों को और स्वतंत्रता दी जाए निर्णय लेने की। और एक और न्यूज़ है हमारे लिए, पांचवी न्यूज़ है कि देश में 70,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। तो सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। धीरे धीरे ही हटेगा लॉकडाउन। कोरोना का जो प्रसार है वो धीमा करने के लक्ष्य के साथ लागू देशव्यापी लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होगा। सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि राहत तो मिलेगी लेकिन लॉकडाउन एकदम से नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, हमारे सामने बीमारी का प्रसार रोकने और गतिविधियों को धीरे धीरे बढ़ाने की दोहरी चुनौती है। मेरा स्पष्ट मानना है कि लॉकडाउन के पहले चरण में उठाए गए कदमों की दूसरे चरण में जरूरत नहीं थी। इसी तरह तीसरे चरण में उठाए गए कदमों की चौथे चरण में जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका या बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल जाने तक शारीरिक दूरी ही सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना के बाद दुनिया बदल गई है। जैसा विश्व युद्धों से पहले और बाद की दुनिया का जिक्र होता है, उसी तरह कोरोना से पहले और कोरोना के बाद की दुनिया का जिक्र होगा। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री भी लॉकडाउन को एक मुश्त हटाने के पक्ष में नहीं दिखे। विपक्ष शासित कुछ राज्यों की ओर से तो इसे बढ़ाने का सुझाव दिया जा रहा था। अगले चरण में ग्रीन के साथ साथ ऑरेंज और रेड जोन में भी थोड़ी और नरमी हो सकती है, यानी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी की गतिविधियों को थोड़ा और सामान्य बनाया जाएगा। औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने के लिए अतिरिक्त नरमी बरती जाएगी, लेकिन सब कुछ अभी सामान्य नहीं होगा। आवागमन, मनोरंजन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम शुरू करने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की ओर से लगातार राहत बढ़ाई गई है। मौजूदा हालात में इस बात पर सहमति बनती दिख रही है कि लंबे समय तक सब कुछ बंद नहीं रखा जा सकता है, इसलिए 18 मई से बड़ी राहत देने का विचार है।
अब इसमें जो प्रधानमंत्री की अहम बातें हैं उसको देख लेते हैं। ये पॉइंट्स के तौर पर दिए गए हैं। कोरोना से लड़ते हुए आर्थिक गतिविधियों को गति देने की जरूरत है। गांवों को संक्रमण से बचाए रखना अभी सबसे बड़ी चुनौती है। 2 गज की दूरी के मंत्र का सभी को पालन करना होगा। उद्योग और श्रम कानूनों का सरलीकरण करें सभी राज्य। श्रमिकों के भविष्य पर राज्य रणनीति बनाएं, केंद्र सहयोग करेगा। हर राज्य में इकोनॉमिक जोन की संभावनाएं राज्य नीति बनाकर भेजें। विदेश से बड़ी कंपनियों के आने की भी अपार संभावनाएं हैं। सबकी जांच होगी और बीमार का इलाज होगा। इससे एक बार संख्या में उछाल आएगा, लेकिन देश को कोरोना मुक्त बनाने में मदद भी मिलेगी। अब इसमें राज्यों ने क्या राय दी है वो पॉइंट्स के तौर पर देख लेते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही है। पंजाब, तेलंगाना और महाराष्ट्र भी अभी चाहते हैं और सख्ती। तमिलनाडु का रेल एवं हवाई सेवा से स्पष्ट इनकार। राजस्थान ने भी रेड जोन में पूरी पाबंदी का सुझाव दिया है। जोन के वर्गीकरण की जिम्मेदारी भी चाह रहे हैं कई राज्य, यानी उन्हें छूट दी जाए। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है 15 दिन में कोरोना की चपेट में आए 17 अछूते जिले। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कम से कम यह सुकून तो था कि प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के 17 जिले पूरी तरह कोरोना से अछूते हैं। मगर जैसे ही दूसरे राज्यों से श्रमिक कामगारों की घर वापसी का रास्ता सरकार ने खोला तो इसमें कई पॉजिटिव केस आने लगे। बीते 15 दिनों में कोरोना संक्रमण से इन 17 जिले हैं वो भी चपेट में आ गए हैं। बिना स्वास्थ्य परीक्षण और क्वारंटाइन के ही घर पहुंचे और ऐसे प्रवासी अब कोरोना कैरियर साबित हो रहे हैं, यानी पॉजिटिव साबित हो रहे हैं। अगले बीते 15 दिनों में कोरोना के संक्रमण पर नजर दौड़ाई जाए तो 25 अप्रैल तक यह 57 जिलों में फैल चुका था। इसके अगले दिन जालौन में एक मरीज पाया गया और आंकड़ा 58 हो गया। 27 अप्रैल को झांसी और गोरखपुर जिले जुड़ने से यह आंकड़ा 60 जिलों तक पहुंच गया। फिर 30 अप्रैल को कानपुर देहात में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया और यह संख्या 61 पहुंच गई है। 6 मई को चित्रकूट और 8 मई को फतेहपुर में भी मरीज मिलने से आंकड़ा 68 जिलों तक पहुंच गया है। 9 मई को 3 और जिले हमीरपुर, ललितपुर और फर्रुखाबाद के शामिल होने से जिलों की संख्या बढ़कर 71 पहुंच गई है। नेक्स्ट न्यूज है डॉक्टरों को किसी राज्य में आने जाने से ना रोकें। दिल्ली में नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या फरीदाबाद आने जाने में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इन लोगों के बेरोक टोक को आवागमन को सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय राजधानी समेत कुछ जगहों पर डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के आवागमन पर पाबंदी के चलते स्वास्थ्य सेवाओं में अवरोध की खबरें आ रही थीं। लॉकडाउन के मद्देनजर कई राज्यों ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं और वहां से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को भी नहीं जाने आने की अनुमति दी जा रही है। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि जब कभी भी जरूरत हो डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने आने की सुविधा सुनिश्चित की जाए। डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के आने जाने पर किसी तरह का पाबंदी कोविड और गैर कोविड चिकित्सा सेवा प्रदान करने में गंभीर बाधा पहुंच सकती है। नेक्स्ट न्यूज है बोले मुख्यमंत्री राज्यों को दी जाए निर्णय लेने की स्वतंत्रता। कोरोना से जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक बार फिर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। इस दौरान कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के अधिकारों का मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यों को स्वतंत्र होकर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्हें इस बात का अधिकार मिले कि वह कोरोना प्रभावित इलाकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन घोषित कर सकें। इस दौरान ज्यादा
और ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उद्योग चलाने की अनुमति देने की बात कही। साथ ही चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने का आग्रह किया। कुछ मुख्यमंत्रियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले राज्य सरकारों से भी बात करे। नेक्स्ट न्यूज है, देश में 70,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लागू किया गया तीसरा लॉकडाउन भी अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है, लेकिन महामारी के प्रसार पर रोक लगती नजर नहीं आ रही है। देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में संक्रमण की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु प्रमुख हैं। सोमवार को भी इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा मामले मिले और देश के नए मामलों का आंकड़ा एक बार फिर 3,000 को पार कर गया। देश में अब तक 70,000 से ज्यादा संक्रमित सामने आए और 2,200 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। अब तक 22,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4,213 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या 67,152 हो गई है। इस दौरान 97 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों की संख्या 2,206 हो गई है। इन आंकड़ों में रविवार सुबह से सोमवार सुबह 8 बजे तक के मामले शामिल किए गए हैं। तो ये नेशनल पेज की हमारे लिए 5 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 3 न्यूज है इंपॉर्टेंट। पहली न्यूज है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर महामारी की बड़ी मार। दूसरी न्यूज है, यहां पर होगा लॉकडाउन की बंदिशों से बाहर आ रहे देश, मिसप्रिंट हो गया है। और तीसरी न्यूज है, हमारी सेना शांति को प्रतिबद्ध। जिस तरीके से भारत और चीन की सैनिकों में जो मुठभेड़ हुई थी उस पर चीन का बयान आया है। तो ये हमारी तीसरी न्यूज है। पहली न्यूज देख लेते हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर महामारी की बड़ी मार। कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी महामारी की बड़ी मार पड़ी है। बीते 2 माह में 3.3 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी नौकरी गंवा चुके हैं। पूरा ट्रैवल और पर्यटन उद्योग तबाह हो चुका है। देश में उद्योग धंधे ठप पड़े हैं और दफ्तर भी बंद हैं। बेरोजगारी दर अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के उबरने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक प्रभाव के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और वर्ष 2021 अच्छा साबित होगा। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक करीब 13,70,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 81,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वैश्विक बैंक ने अमेरिका के लिए नकारात्मक विकास दर का अनुमान लगाया है। हालांकि अमेरिका के कई राज्यों में अब पाबंदियों में ढील देकर उद्योग धंधों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यह कह चुके हैं कि हमने जिंदगियों को बचाने के लिए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बंद कर दी थी, अब हम धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला रहे हैं। और अमेजॉन के 600 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। अमेजॉन के करीब 600 कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इनमें से 6 की मौत हो चुकी है। यह जानकारी दुनिया की इस दिग्गज कंपनी के एक कर्मचारी ने दी है। कंपनी ने हालांकि 6 की मौत होने की बात मानी है। नेक्स्ट न्यूज है, लॉकडाउन की बंदिशों से बाहर आ रहे देश। कोरोना की रफ्तार धीमे पड़ने के साथ ही दुनिया के कई देशों ने लॉकडाउन से बाहर निकलने की अर्थव्यवस्था की गति देने का रोडमैप बनाना शुरू कर दिया है। न्यूजीलैंड ने गुरुवार से मॉल, सिनेमा हॉल, कैफे और जिम खोल दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य विक्टोरिया ने मंगलवार से धार्मिक समारोह और सामुदायिक खेलों पर लगाए प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया है। उधर फ्रांस में भी 8 सप्ताह बाद सोमवार से गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, कारखाने और अन्य व्यवसाय फिर से खुल गए हैं। स्कूलों को भी चरणों में फिर से खोला जा रहा है। हालांकि थिएटर, रेस्टोरेंट, बार व समुद्र तट पर कम से कम जून के अंत तक पाबंदी लगाई रखी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत के प्रधानमंत्री डेनियल एंड्रूज ने कहा कि दी गई छूट का मतलब यह कतई नहीं है कि हम अनियंत्रित हो जाएं। हमें अपने सामान्य जो क्रियाकलाप हैं
यानी कि जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं सिर्फ उनके लिए ही बाहर निकलना है। नेपाल में पिछले 24 घंटे में 11 मामले आए हैं। इसमें 8 मरीज वो शामिल हैं जो कुछ दिनों पहले भारत से लौटे थे। इस तरह देश में कुल संक्रमितों की संख्या 121 हो गई है। स्पेन में पिछले 24 घंटे में 123 लोगों की मौत हुई है। 7 मार्च के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन में इतने कम मरीजों की मौत हुई है। रूस में इटली और ब्रिटेन से भी ज्यादा मरीज हो गए हैं। रूस में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,656 मामले आए हैं। संक्रमित मरीजों के मामले में रूस ने इटली और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। संक्रमितों में से आधे मरीज राजधानी मॉस्को के हैं। 24 घंटे में मॉस्को से ही 6,169 मामले सामने आए हैं। अब तक यहां पर 1,15,909 मामले सामने आ चुके हैं। 94 लोगों की मौत हुई है। अब तक महामारी से देश में 2,009 लोगों की जान भी जा चुकी है। नेक्स्ट न्यूज है, हमारी सेना शांति को प्रतिबद्ध, ये बोला है चीन ने। चीन ने हाल ही में 2 स्थानों पर भारतीय सेना के साथ हुई भिड़ंत की घटनाओं पर सोमवार को कहा कि उसकी सेनाएं सीमावर्ती इलाकों में शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिआन ने कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को सही तरह दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन की सेनाएं हमेशा ही सीमावर्ती इलाकों पर शांति के लिए प्रतिबद्ध रही हैं। सीमा संबंधी मामलों में भारत और चीन मौजूदा चैनलों के जरिए नजदीकी समन्वय और संपर्क के साथ काम करते हैं। तो ये इंटरनेशनल पेज की हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 5 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। पहली न्यूज है, श्रम सुधारों से इकोनॉमी को मिलेगी बड़ी मदद। यहां पर इकोनॉमी होगा। 2-3 दिनों में राहत पैकेज घोषित होने की उम्मीद, ये बोला है नितिन गडकरी ने। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने में रहे सचेत, ये बोला है ट्राई ने। और नए बेंचमार्क गढ़ेंगे उद्यमी, ये स्टेटमेंट आया है रतन टाटा की तरफ से। और लास्ट न्यूज है, वैश्विक निवेश बढ़ाने के लिए 24 क्षेत्रों की पहचान की गई है। यानी भारत में वैश्विक निवेश बढ़ाने के लिए 24 क्षेत्रों की पहचान हुई है। सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज को देख लेते हैं। पहली न्यूज है, श्रम सुधारों से इकोनॉमी को मिलेगी बड़ी मदद। विभिन्न उद्योगों को कर्मचारी मुहैया कराने वाली कंपनियों के संगठन इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन यानी ISF ने कई राज्यों द्वारा श्रम सुधारों की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की तारीफ की है। संगठन का कहना है कि विभिन्न राज्यों द्वारा किए जा रहे इन श्रम सुधारों से उद्योग जगत को बड़ा फायदा मिलेगा। ISF ने कहा कि राज्य श्रम कानून का सरलीकरण कर रहे हैं, जिससे नियामकताओं को नागरिकों के लिए अवसर बढ़ेंगे और विकास व नियुक्तियों की गति भी मिलेगी। लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी को गति देने के लिए पिछले दिनों कई राज्य सरकारों ने कुछ चुनिंदा श्रम कानूनों को 3 वर्षों तक के लिए निलंबित करने का फैसला किया है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक प्रमुख रूप से शामिल हैं। ISF यानी इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट लोहित भाटिया ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों के कई प्रावधानों को 3 वर्षों के लिए निलंबित करने के फैसले से निवेश को आकर्षित करने और इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 70 वर्षों के दौरान श्रम सुधारों की दिशा में कदम नहीं उठाए। हालांकि वर्तमान सरकार ने 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में समेटने का प्रयास किया था। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि बैंकों द्वारा मांगों की सूची तैयार, बैठक का अब इंतजार है। सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बहुप्रतीक्षित बैठक रद्द हो गई है। बैंक पिछले कई दिनों से सोमवार को प्रस्तावित इस बैठक की तैयारी में जुटे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में वित्त मंत्री की उपस्थिति को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया। वैसे बैंकों की तरफ से अपनी मांगों की लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जिसमें आगामी बैठक में रखने की तैयारी है। बैंकिंग उद्योग के सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री के साथ होने वाली आगामी बैठक में
भारतीय बैंक संघ की तरफ से बैंकिंग सेक्टर पर कोविड-19 के असर पर एक पूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। बैंकों की तरफ से दो प्रमुख मांगे वित्त मंत्री के सामने उठाने की तैयारी है। पहला, उन्हें चालू वित्त वर्ष के लिए बड़ी राशि की जरूरत होगी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी केंद्र की है, इसलिए इन बैंकों को जब भी अतिरिक्त फंड की जरूरत होती है तो उसे केंद्र की तरफ से ही दिया जाता है, ताकि वे वैधानिक मानकों को पूरा कर सकें। वर्ष 2007 और 8 में केंद्र सरकार के खजाने से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सालाना तौर पर राशि दी जा रही थी। पिछले वित्त वर्ष तक इस मदद में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 3.15 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। कोविड-19 के बाद जो हालात बने हैं उसे देखते हुए बैंकों को इस वर्ष भी कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि की दरकार हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 2-3 दिनों में राहत पैकेज घोषित होने की उम्मीद। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने उद्योग जगत के लिए आर्थिक राहत पैकेज अगले 2-3 दिनों में घोषित होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने सोमवार को कहा कि ग्राहकों को 3 महीने तक लोन की किस्त स्थगित करने की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 महीने तक ईएमआई नहीं चुकाने की दी गई सुविधा के बावजूद स्थिति बहुत खराब है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालने वाले नितिन गडकरी का कहना है कि सरकार उद्योग जगत के साथ खड़ी है, लेकिन उद्योग जगत को भी समझना होगा कि सरकार की अपनी सीमाएं हैं। सरकार से 2-3 दिनों या उसके आसपास राहत पैकेज की उम्मीद है। नितिन गडकरी कहते हैं कि सरकार इसमें ज्यादा देर नहीं करेगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन से उद्योग जगत और आम लोगों को हो रही वित्तीय दिक्कतों को देखते हुए आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दरों में 75 आधार अंकों की कटौती कर दी थी। नेक्स्ट न्यूज है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने में रहे सचेत, ये बोला है ट्राई ने। कोरोना काल में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का चलन काफी बढ़ गया है, लेकिन इस प्रकार के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले कई लोगों के फोन बिल में बेतहासा बढ़ोतरी हुई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के संज्ञान में इस प्रकार के कई मामले आए हैं। ट्राई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या वर्चुअल मीटिंग ज्वाइन करने वाले लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। ट्राई द्वारा जारी सलाह में कहा गया है कि लोगों को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नंबर जारी किए गए हैं, जिसे डायल करने से उनके बिल में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। कई बार उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय या प्रीमियम नंबर जारी किए जा रहे हैं। ट्राई के मुताबिक ऐसा भी देखने में आया है कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर नंबर भी प्रीमियम या अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। इस प्रकार के नंबर डायल करके वीडियो कॉल से जुड़ने पर ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय दर से भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज है, नए बेंचमार्क गढ़ेंगे उद्यमी, ये स्टेटमेंट आया है रतन टाटा का। देश के बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से फैली महामारी उद्यमियों को नए या संशोधित बिजनेस मॉडल तलाशने के लिए मजबूर करेगी। ये मॉडल भविष्य के लिए बेंचमार्क होंगे। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के मानद चेयरमैन ने कहा कि वह मौजूदा समय में चुनौतियां और मुश्किलों को कम करके नहीं आंकना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि यह कोरे कागज पर नई इबारत लिखने जैसा हो सकता है। इसमें काम करने के ऐसे तरीके पर ध्यान देना होगा जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया हो। टाटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उम्मीद जताई कि महामारी के बाद उद्यमियों को अपना अपना कारोबार चलाने के लिए एक बेहद बेहतर तरीका मिलेगा। कोरोना महामारी के चलते भारत समेत दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां गंभीर रूप से बाधित हुई हैं। टाटा ने कहा कि अतीत में कठिन समय के दौरान उद्यमियों ने अविश्वसनीय दूरदर्शिता और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया है और वे आज इनोवेशन और नई तकनीक के ध्वजवाहक बन गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है बिजनेस पेज की कि भारत में वैश्विक निवेश बढ़ाने के लिए 2 दर्जन से अधिक क्षेत्रों की पहचान हुई है। भारत को वैश्विक निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए सरकार की तरफ से 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें रोजगार परक क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है ताकि कोरोना महामारी के चलते छाई आर्थिक सुस्ती को दूर कर अधिक से अधिक रोजगार सृजन में मदद मिले।
सभी मंत्रालयों को इन दिनों अपने अपने क्षेत्र में निवेश का माहौल तैयार करने के लिए कहा गया है। सभी मंत्री रोजगार इस संबंध में बैठक कर रहे हैं। राज्यों की तरफ से श्रम कानूनों में बदलाव से भी निवेश का वातावरण तैयार हो रहा है। निवेश के लिए पहचाने गए क्षेत्रों में केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टूरिज्म, कंज्यूमर गुड्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, आईटी, बीपीएम, मेटल एंड माइंस, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट्स, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनकी पहचान की गई है। तो ये बिजनेस पेज की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल होते हैं, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल है हमारा, मोदी ने कायम की मिसाल। जिस तरीके से कोरोना वायरस की लड़ाई में मोदी ने एक तरफा फैसला लेते हुए सब कुछ अभी तक नियंत्रित एक तरीके से कर रखा है, उन्होंने कुछ कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं और सही समय पर लगाए हैं। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा, मजदूर आपूर्ति करने को मजबूर राज्य। यानी अब एक राज्य से जो प्रवासी मजदूर थे अब अपने राज्यों को जा रहे हैं, तो वो एक आपूर्ति ही है जिसे करने के लिए राज्य अब मजबूर हैं। और इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विशेषज्ञ सुरेंद्र किशोर द्वारा। तीसरा आर्टिकल है लॉकडाउन से निकलने की राह। लॉकडाउन से जिस तरीके से अब निकलने की राह, यानी कि जो तीसरा लॉकडाउन है वो अब अपने अंतिम चरण पर है, तो अब इससे लॉकडाउन से किस तरीके से बाहर आया जाए, इस पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। तो सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। मोदी ने कायम की मिसाल। कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है देश का नेतृत्व। नरेंद्र मोदी जैसे ऐसे शख्स और सशक्त व्यक्तित्व के हाथों में है, जिन्होंने न केवल समय पर देश में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया, बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान को जनमानस का मंत्र भी बना दिया है। सख्त फैसलों और राहत के चौतरफा उपायों की वजह से ही 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में कोरोना वायरस एक बड़ी हद तक नियंत्रित है। दुनिया ने यह स्वीकार किया है कि भारत कोरोना से जंग में मिसाल बनकर उभरा है। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए त्वरित निर्णय यह बताते हैं कि यह लिए गए निर्णय काफ़ी हैं और अब हिंदुस्तान समस्याओं को टालने में नहीं बल्कि चुनौतियों का मुकाबला करने में यकीन रखता है। और ये बात वाकई सच है कि जिस तरीके से भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, यानी 130 करोड़ की अगर यहाँ की आबादी है, तो आप सोचिए कि जो अमेरिका जिसकी आबादी 33 करोड़ है, वहाँ पर 13,08,00,000 लोग संक्रमित हैं। 13 लाख से भी ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और जो वहाँ की जनसंख्या भारत से बहुत कम है, और वहाँ मृतकों का आंकड़ा 81,000 के पार पहुँच गया है। मतलब अमेरिका का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अमेरिका महाशक्ति है और भारत अभी एक विकासशील देश है और अमेरिका विकसित देश है। तो दोनों में अंतर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये संकट भारत के सामने आया, उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। जितने प्रयास किए जा सकते थे इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए, वो तुरंत लिए गए निर्णय, चाहे वो राज्यों की सीमाएं सील करना हो, देश की सीमाएं सील करना, देश की सीमा को सील करना हो, और जो इसमें लॉकडाउन का पालन करवाना हो, ऐसे कई नियम प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए। राहत पैकेज की घोषणा की गई, मजदूरों का ख्याल रखा गया और राज्यों से भी लगातार संपर्क साधा गया है। तो ये ऐसे निर्णय हैं जो नरेंद्र मोदी की छवि को और मजबूत करते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारत की छवि भी विश्व में मजबूत बनाते हैं। और अमेरिका इन सभी रणनीतियों में फेल रहा। उन्होंने पहले इसको गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ एक इसे बीमारी माना। अब उसका गंभीर परिणाम अमेरिका भुगत रहा है। भारत विविधताओं से भरा एक विकासशील देश है। इतने बड़े देश में व्यापक पैमाने पर राहत कार्यों और ट्रैकिंग एवं टेस्टिंग के लिए तंत्र बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इससे भी निपटने का हुनर हासिल कर लिया। देखिए, भारत में अगर हम मेडिकल उपकरणों या मेडिकल स्टाफ
या अस्पतालों की बात करें तो इसका जो स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं है। अगर अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन इन सब देशों से अगर हम तुलना करें भारत की, तो भारत इस इन सब देशों के सामने बिल्कुल भी कहीं नहीं टिकता है। काफ़ी कम यहाँ पर डॉक्टर उपकरण हैं। लेकिन फिर भी भारत ने सीमित संसाधनों के साथ, सीमित टेस्टिंग किट के साथ, पीपीई किट हो, ये सभी कुछ भारत के सामने सीमित थे, लेकिन तब भी इन्होंने इन सीमित उपकरणों के साथ अभी तक स्थिति को जिस तरीके से नियंत्रित कर रखा है वो वाकई में सराहनीय है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री विशेषज्ञों की 11 कोर टीमों के साथ साथ रोजाना 17 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। ये टीमें 24 घंटे मिशन मोड में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस जंग में निजी और गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक समूहों को एकजुट किया ही प्रत्येक वर्ग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समाज की में जागरूकता भी फैलाई है। प्रधानमंत्री यानी पीएम केयर्स फंड कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक बड़ा हथियार बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री की अपील पर सरकारी, गैर सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठन मिलकर गरीबों को भोजन और आश्रय की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधि के तहत जरूरतमंदों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब तक 39 करोड़ लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की सीधी सहायता पहुंचाई गई है। सरकार ने किसानों और महिलाओं के खाते में सीधे सहायता राशि हस्तांतरित की। उद्योगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया। गरीबों के लिए मुफ्त राशन और गैस की व्यवस्था की और अब प्रवासी मजदूरों को युद्ध स्तर पर उनके घर पहुंचाया जा रहा है। ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जो वाकई में भारत के सामने एक चुनौती के तौर पर उभरे हैं, लेकिन भारत अभी तक दृढ़ता से इसका सामना कर रहा है। और हाँ, केस भले बढ़ रहे हैं, लेकिन और देशों के मुकाबले भारत में अभी भी स्थिति जनसंख्या को देखते हुए सामान्य है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। मजदूर आपूर्ति करने को मजबूर राज्य। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी और इस दौरान उनकी तकलीफें वास्तव में आज़ादी के बाद देश का स्वरूप विकास न हो पाने का नतीजा है। आज़ादी के बाद 1952 में एक अविवेकपूर्ण समझ के तहत केंद्र सरकार ने रेल भाड़ा समानीकरण नीति बनाई थी। इसके कारण बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के एक बड़े हिस्से को उनके खनिज पदार्थों के भारी भंडारों का पूरा लाभ नहीं उठाने दिया गया। जिन राज्यों ने लाभ उठाया, उन्होंने पिछड़े राज्यों से सस्ते मजदूर बुलाकर उन पर दोहरी चोट कर दी, क्योंकि मजदूरों की कमी के कारण उन राज्यों की कृषि भी विकसित नहीं हो पाई। लिहाजा वहां से मजदूरों का पलायन होता रहा। इसी समस्या के चलते 1960 और 70 के दशक में देश के भीतर आंतरिक उपनिवेश बनाने का आरोप लगा। इसके बाद भी केंद्र सरकार की नींद नहीं टूटी। लगातार मांग के बाद अंततः 1992 में रेल भाड़ा समानीकरण नीति को समाप्त किया गया, लेकिन तब तक बिहार जैसे गरीब राज्यों को एक अनुमान के अनुसार 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। 1952 से लेकर 1992 तक इतनी राशि का बिहार में निवेश हुआ होता तो वहां के करीब 30 लाख मजदूरों को रोजी रोटी के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। आजादी के तत्काल बाद के वर्षों में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के केंद्र ने बिहार में प्रति व्यक्ति करीब 172 रुपए खर्च किए, जबकि उसी अवधि में पंजाब ने 594 रुपए खर्च किए। भाखड़ा नांगल परियोजना पर तो भारी खर्च किया गया, लेकिन जब बिहार ने कोसी योजना के लिए पैसे मांगे तो केंद्र ने कहा कि श्रमदान से बांध बनवाइए। बाद में बिहार की दो सबसे बड़ी कोसी और गंडक सिंचाई परियोजनाएं भ्रष्टाचार के कारण तबाह हो गई। कृषि क्षेत्र में इच्छा शक्ति उपलब्ध नहीं मिल सकी। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हुई, तो उसे पूरा करने में केंद्र और संवैधानिक कठिनाई बताई गई। यदि कृषि पर आधारित उद्योग का जाल बिछाया गया तो आम किसानों की क्रय शक्ति बढ़ती और उससे उद्योगों का भी विकास होता। इसके साथ ही मजदूरों को अपने ही घरों में काम भी मिल जाता। विकास नहीं होने के कारण राज्यों के पास आंतरिक संसाधन जुटाने के स्रोत नहीं बढ़ सके। चूंकि केंद्रीय सहायता राज्य के आंतरिक राजस्व के अनुपात में मिलती है,
इसलिए पिछड़े राज्यों को यह भी कम मिलती है। जरूरत है अनुपात में कृषि और उद्योग का विकास नहीं होने के कारण पिछले राज्यों को आंतरिक समाधान जुटाने में भी दिक्कतें आती हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे राज्य मजदूर आपूर्तिकर्ता राज्य बनकर रह रहे हैं। तो किसान तो मजबूर है ही, जो श्रमिक होते हैं वो, अब उनके पास देखिए, जो किसान हैं उनके पास जमीन है, वो तो किसी तरीके से भरत अपना पोषण कर लेते हैं। लेकिन जो अ, ऐसे ऐसा भी वर्ग होता है गाँव में जिनके पास कोई खासा जमीन नहीं होती है और वो परिवार चलाने में भी असमर्थ होते हैं। ऐसे ही किसान दूसरे राज्यों में जाते हैं या फिर शहरों की तरफ पलायन करते हैं ताकि उन्हें अपने श्रम दान का उचित मूल्य मिल सके। और ऐसे में क्या होता है कि उन्हें काफ़ी कम रुपयों पर काम करना पड़ता है। और जब वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं तो जो उनका खुद का राज्य होता है वहाँ पर श्रमिकों की कमी हो जाती है और इसी श्रमिकों की कमी से उद्योग प्रभावित होते हैं। और जब उद्योग प्रभावित होते हैं तो उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है और उद्योगों का विकास ना हो पाने के कारण राज्य के राजस्व में भी प्रभाव पड़ता है। और राज्य के राजस्व में प्रभाव पड़ने का मतलब है कि उस राज्य के विकास की रफ्तार को रोकना या रुक जाना। और इस आर्टिकल में यही समझाया गया है कि एक मजदूर किस तरीके से राज्य के राजस्व में अपना योगदान देता है। कोई व्यक्ति बेहतर भविष्य और अच्छी आय के लिए किसी अन्य राज्य जाए तो बात समझ में आती है, पर सिर्फ रोजी रोटी के लिए अपना राज्य छोड़कर कहीं और जाए तो यह चिंताजनक तो है ही, असमान विकास का सूचक भी है। कोरोना के इस दौर में यूपी, बिहार, उड़ीसा आदि के प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों में जो कटु अनुभव हुए हैं उससे यही लगता है कि अब वे पहले जैसे उत्साह से बाहर नहीं आएंगे। इसलिए जहां वे हैं वहीं विकास का काम करना पड़ेगा। इन दिनों उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के हजारों मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। कुछ घर जाने की जिद में उग्र हो रहे हैं। यदि मौजूदा केंद्र सरकार देश के सम्यक विकास पर जोर देकर आजादी के बाद के अधूरे काम को पूरा करे तो मजदूरों के सामने कोरोना महामारी जैसी स्थिति में अपने घर को लौटने के लिए ऐसी जद्दोजहद करने की नौबत भी नहीं आएगी। तीसरा आर्टिकल है लॉकडाउन से निकलने की राह। कोरोना संकट के इस कठिन दौर में प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से जो ताजा बातचीत हुई है उसके बाद यह माना जा रहा है कि या तो लॉकडाउन खत्म करने का फैसला लिया जाएगा या फिर उसमें बड़े पैमाने पर छूट दी जाएगी। ऐसा कुछ करना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि एक तो लॉकडाउन समस्या का समाधान करने के बजाय उसे बढ़ा रहा है और दूसरे कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी बाधक बन रहा है। राज्य सरकारें इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती हैं कि उद्योग धंधे चालू करने में तमाम तरह की बाधाएं आ रही हैं। विडंबना यह है कि इनमें से कई बाधाएं उनकी विभिन्न एजेंसियों की ओर से ही खड़ी की जा रही हैं। इसमें इनकार नहीं कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर अभी रोक नहीं लगी है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि लॉकडाउन ने न केवल अनिश्चितता को बल दे रखा है बल्कि ऐसे सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जब कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है तब फिर मजदूरों की वापसी का सिलसिला क्यों कायम है। यह सही है कि तमाम मजदूर अपने गांव घर जाना चाहते हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इस हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जाना चाहिए कि उनके बगैर कारोबार जगत का काम नहीं चलने वाला। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, यानी कि 3 आर्टिकल होते ही हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है लॉकडाउन के बाद अभ्यास शुरू करेंगे शीर्ष खिलाड़ी, ये बोला है रिजिजू ने। नेक्स्ट न्यूज़ है नए सफर पर दीपा मलिक। पहली न्यूज़ देख लेते हैं। लॉकडाउन के बाद अभ्यास शुरू करेंगे शीर्ष खिलाड़ी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों और हितधारकों से संयम बरतने की अपील करते हुए सोमवार को कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन हटने के बाद शीर्ष खिलाड़ियों का अभ्यास शुरू कर दिया जाएगा। रिजिजू ने कहा कि खिलाड़ियों का स्वास्थ्य उनकी पहली प्राथमिकता है। देश में लगातार बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन बीच में 2 बार और बढ़ाया गया। अभी 17 मई तक बंद रखा गया है। खेल मंत्री ने ट्वीट किया है
कि एक बार लॉकडाउन हटने के बाद हम अपने शीर्ष खिलाड़ियों का अभ्यास फिर से शुरू करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, नए सफर पर दीपा मलिक। पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी दीपा मलिक ने सक्रिय खेलों से संन्यास ले लिया है और उन्होंने यह फैसला इस साल की शुरुआत में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनने से पहले कर लिया था, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी सोमवार को दी। यूं तो दीपा की खेल प्रतिभा से देश ही नहीं पूरी दुनिया वाकिफ है, मगर वह खिलाड़ी कैसे बनी, इसके पीछे बड़ी गंभीर और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाली एक कहानी छुपी है। एक आर्मी मैन के बेटी ने किस प्रकार से खेल की दुनिया में वह नायाब स्थान हासिल किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आज उनका संघर्ष एक खेल के प्रति समर्पण युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जब दीपा के पैरों ने उठ खड़े होने में उनका साथ नहीं दिया, तो भी इस आर्मी अफसर की बहादुर बेटी ने हार नहीं मानी और उन्होंने निरंतर प्रयास इसका किया और उन्होंने पदक जीता। और ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत है, दीपा मलिक। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, लॉकडाउन की बंदिशों से बाहर आ रहे हैं देश। ऑस्ट्रेलिया में हुई पढ़ाई की शुरुआत, जापान में आपातकाल से छूट पर विचार। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर महामारी की मार पड़ी है। 2 माह में ही 3.3 करोड़ अमेरिकियों ने नौकरी गंवा दी है। पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी दीपा मलिक ने संन्यास ले लिया है। भारत में वैश्विक निवेश बढ़ाने के लिए 2 दर्जन से अधिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। श्रम सुधारों में से इकोनॉमी को मिलेगी बड़ी मदद और 17 मई के बाद धीरे धीरे हटेगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री का स्पष्ट संकेत, नए बदलावों के साथ रखेंगे अगले चरण में कदम। तो ये आज का यानी 12 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।